Hello everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है, मतलब हमने एब्जॉर्प्शन कर लिया था, आज हम बात करेंगे अबाउट द एसेंट ऑफ सैप। कैसे वाटर रूट से इतनी मतलब हाइट तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है। हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने रूट प्रेशर थ्योरी के बारे में समझा था और हमने ये भी समझा कि जो रूट प्रेशर थ्योरी थी दैट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन सच अ लॉन्ग ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो फिर हमने ये थोड़ा सा डिस्कस किया था कि देन ट्रांसपिरेशन का क्या रोल है इस सारे प्रोसेस में, मतलब एसिड ऑफ सैप में, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसिड ऑफ सैप के अंदर दो थ्योरीज हमने प्रपोज की थी, रूट प्रेशर थ्योरी और कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी की कि कैसे वो हेल्पफुल है, ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से हेल्पफुल है इन वाटर को ऊपर ले जाने में। ठीक है, इससे पहले कि कुछ भी स्टार्ट करें एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमें इजीली ऐप के साथ जुड़ना कैसे है। ठीक है, तो इजीली ऐप के साथ जुड़ने के लिए नए बच्चों को बता दें, पुराने बच्चे जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको ये पता है कि हमें इजीली ऐप को कैसे डाउनलोड करना है और उनको ये भी पता है कि क्यों डाउनलोड करना है। क्यों डाउनलोड करना है? बिकॉज जैसे ही आप इजीली ऐप को डाउनलोड करते हो आपको मिलते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर, आपको मिलता है पूरा स्टडी मटेरियल एज वेल एज एनोटेटेड पीपीटी। ठीक है, और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप YouTube पे हमारी वीडियोस को बहुत अच्छे से फोकस्ड वे के अंदर देख पाते हैं और अपनी जो नॉलेज है, आपकी जो प्रेपरेशन है फॉर बोर्ड एग्जाम, फॉर नीट एग्जाम, फॉर 11th क्लास, उसको और ज़्यादा इन्हेंस कर पाते हैं। ठीक है, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे बेटा, इजिली ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, फ़ोन नंबर एंटर कर देंगे और क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपसे पूछी जाएगी आपकी इन्फॉर्मेशन, सब लोकेशन वगैरह सब फिल कर देना बेटा। ठीक है, फिल करने के बाद क्या करोगे, OTP नंबर आ जाएगा आपके पास, फिर वेरीफाई कर देना अपने फ़ोन नंबर को OTP से। ठीक है, देन आपके सामने खुल जाएंगे कुछ कोर्सेज और इन कोर्सेज में से आपको सिलेक्ट कर लेना है कौन सा, नीट को, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम। एंड आपकी फ़िलहाल जो क्लास है वो कौन सी क्लास है, दैट इज़ 11th। हम अपने आप को एनरोल कर रहे हैं प्रारंभ बैच के लिए, तो यहाँ 11th क्लास को टिक कर देंगे और आफ्टर दैट आपके सामने है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों का जो प्राइस है दैट इज़ 8,999 रुपीज़। बट आपको ये पूरा का पूरा कोर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाता है जब आप क्या करते हैं, फ्री इजिली कूपन कोड को एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही फ्री इजिली कूपन कोड डालेंगे एकदम वेल प्रिपेयर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगी। DPP आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी आज की क्लास और आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ट्रांसपीरेशन। बहुत छोटी क्लासेस से, बहुत ही छोटी छोटी क्लासेस से हम ट्रांसपिरेशन का मतलब समझते आए हैं। ठीक है, और हमारे प्रीवियस डिस्कशंस के अंदर भी हमने समझा था बेसिकली व्हाट ट्रांसपिरेशन इज। ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। अब इसको गट्टेशन के साथ कंफ्यूज नहीं करोगे, गट्टेशन के अंदर वाटर का लॉस हो रहा था लिक्विड फॉर्म में और ट्रांसपिरेशन के अंदर वाटर का लॉस होगा गैसियस फॉर्म में, वेपर्स फॉर्म में। ठीक है, कहाँ से? लीफ के पास स्ट्रोमेटा है, स्ट्रोमेटा की जो ओपनिंग है दैट दिस आर द ओपनिंग्स। स्ट्रोमेटा क्या है? बेसिकली एक ओपनिंग है जहाँ से वाटर इवेपोरेट होता है, राइट। तो हम अभी यही पढ़ने वाले हैं दैट व्हाट ट्रांसपिरेशन इज। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांसपिरेशन। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आवर NCERT। तो हम एक बार ट्रांसपिरेशन की बात करेंगे NCERT से। ठीक है, देखो सबसे पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपिरेशन है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या है? इट इज सिंपली द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेंगे अपने नोट्स के अंदर, हम लिख देंगे दैट इट इज लॉस ऑफ वाटर। ठीक है,
लॉस ऑफ वाटर है। किस फॉर्म में? इन गैशियस फॉर्म कर लो, मतलब वेपर्स की फॉर्म में, इन वेपर्स फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इन वेपर फॉर्म। ठीक है, कहां से लॉस हो रहा है? फ्रॉम स्टोमेटा ऑफ लीफ। ठीक है, तो इस जो पानी के उड़ने के प्रोसेस को हम एवापोरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन। ठीक है, तो अब बेटा एक बात बताओ जरा मुझे, ट्रांसपिरेशन हम इसके अंदर लिख रहे हैं कि इट इज फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द लीफ, दैट इज द ट्रांसपिरेशन। और ये कहाँ हो रहा है? ये लिविंग सेल्स के अंदर हो रहा है, राइट। बट जो इवेपोरेशन है, मान लो इस फर्श पे पानी गिर गया है ना, तो पानी जब सन की रेज गिरेंगे तो पानी अपने आप सूख जाएगा, उड़ जाएगा। कपड़े कैसे सूखते हैं? वाटर के इवेपोरेशन से, राइट। तो ट्रांसपिरेशन जो है वो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो लिविंग सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। मतलब स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो रहा है, मतलब वाटर का लॉस हो रहा है। बट व्हाट अबाउट इवेपोरेशन? इवेपोरेशन कैन बी सीन बोथ इन लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। ठीक है, तो इवेपोरेशन इज सिंपली उड़ जाता है पानी, पानी सूख जाता है, इवेपोरेट हो मतलब लॉस होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो दिस इज इवेपोरेशन। ठीक है, चलो अब देखो इसके बाद, अब ये इवेपोरेशन वाटर का कहाँ से होता है? मेनली अकर्स थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा आर जस्ट द ओपनिंग्स। ओपनिंग्स कहाँ है? लीफ के मेनली कहाँ मिलेंगी बेटा? लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, राइट। सपोज मैंने ये एक मान लो मैंने एक लीफ बनाया, ठीक है, ये मान लो मैंने एक लीफ बना दिया। ठीक है, हमें पता है कि लीफ के मोस्टली ज़्यादातर नंबर कहाँ होगा? लोअर सरफेस पे। लोअर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? स्टोमेटा। ठीक है, ओके। अब आप मुझे बताओ, ये जो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस वन, ये क्या है? ये गार्ड सेल्स है। व्हाट आर दीज? दीज आर गार्ड सेल्स। और ये कौन सी शेप के गार्ड सेल्स है बेटा? दीज आर गार्ड सेल्स। ये जो मैंने पोर्शन यहाँ बनाया, दीज आर स्टोमेटा। स्टोमेटा को हम अगर देखें माइक्रोस्कोप के नीचे तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हमें नजर आती है। ठीक है, तो स्टोमेटा कैसी शेप के हैं? गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल्स की शेप कैसी है? दे आर किडनी शेप। दे आर किडनी शेप, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द गार्ड सेल्स ऑफ डाइकोट लीव्स। ठीक है, डाइकोट लीव्स की मोनोकोट लीफ के अंदर हमने समझा हुआ है गार्ड सेल्स कैसे होते हैं? दे आर डम्बल शेप। इस तरह से डम्बल शेप के आपको स्टोमेटा मिलते हैं, राइट। तो फिलहाल हमने ये जो बनाए हैं ये किसके हैं? डाइकोट लीफ के। ओके, देखो ये गार्ड सेल्स हैं और loss of water vapor in transpiration, the exchange of oxygen and carbon dioxide in the leaf also occurs through the stomata. अब देखो बेसिकली स्टोमेटा है क्या? इट्स जस्ट अ ओपनिंग। स्टोमेटा क्या है? एक ओपनिंग है। इस ओपनिंग के थ्रू अगर मान लो वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो अब इस ओपनिंग के थ्रू, ठहरो इसको थोड़ा सा अपने इनलार्ज करके देखते हैं। इस ओपनिंग के थ्रू यहां से अगर वाटर का लॉस हो रहा है तो इसी ओपनिंग के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड भी लीफ के पास जा रही है। किसमें यूज करेगा? लीफ कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, और यहीं से ही ऑक्सीजन बाहर आती है। ठीक है, तो स्टोमेटा आर नॉट ओनली मेंट फॉर दिस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। हाँ, हम बोल रहे हैं कि जो ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है, बट दिस स्टोमेटा इज अ ओपनिंग जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो जाता है। भाई अब गैसेस कहाँ से निकलेंगी? स्टोमेटा से निकलेंगी। अदरवाइज तो हमें पता है कि प्लांट के लीफ के ऊपर क्या है? प्लांट के लीफ के ऊपर देयर इज अ क्यूटिकल। यहाँ पे एक क्यूटिकल होती है, तो स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लॉस होता है। प्लांट नहीं चाहता कि मेरा बहुत सारा वाटर जो है लॉस हो जाए, तो इसलिए वो अपने चारों तरफ एक थिक क्यूटिकल की कवरिंग भी बना के रखता है, दैट इज अ वैक्सी कोटिंग। ठीक है, दैट इज अ वैक्सी कोटिंग। तो अभी तक हमने क्या समझा? ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन सिंपली एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है बेटा? पानी उड़ जाता है, सूख जाते हैं, कपड़े सूख जाते हैं, फर्श पे गिरा होगा पानी तो वो भी उड़ जाता है। बट ट्रांसपिरेशन होगा
कोई ऐसी ओपनिंग, और उस ओपनिंग का नाम क्या है, स्ट्रोमेटा है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल के लिए देखो, ये दीज आर द स्ट्रोमेटा की स्ट्रक्चर है। ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज स्ट्रोमेटा, दिस ओपनिंग इज स्ट्रोमेटा। और स्ट्रोमेटा को सराउंड करते हुए सेल्स कौन से हैं, दीज आर गार्ड सेल्स। और ये वाले जो सेल्स दिख रहे हैं, ये कौन से सेल्स है, दीज आर सबसिडियरी सेल्स। तो ये कौन से सेल्स है, सबसिडियरी सेल्स। जब हम लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो अंदर बहुत सारे मेसोफिल सेल्स हैं। ठीक है, और ये लोअर साइड पे ज़्यादा है, क्या है, ओपनिंग्स है, स्ट्रोमेटा है। इन ओपनिंग्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स की वजह से ये जो ओपनिंग है, दैट कैन बी ओपन, दैट कैन बी क्लोज्ड। ठीक है, तो फिलहाल हमें ये पता है कि कैसे स्ट्रोमेटा दिखते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखो, नॉर्मली जो स्ट्रोमेटा आर ओपन इन द डे टाइम एंड क्लोजेस ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ठीक है, तो जो दिन के टाइम स्ट्रोमेटा खुलते हैं लाइट की वजह से, जनरली दे आर ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि ट्रांसपिरेशन दिन में ही होगा बेटा, सन की जब रेज गिरेंगी तभी वाटर का लॉस होगा। तो ऐसे स्ट्रोमेटा जो दिन के टाइम ओपन होते हैं उनको बोलते हैं फोटो एक्टिव स्ट्रोमेटा। ठीक है, जो देखो फोटो वर्ड को पकड़ो, जो लाइट की प्रेजेंस में, मतलब डे टाइम में, और जो रात के टाइम, जो स्ट्रोमेटा रात के टाइम एक्टिव होते हैं उनको बोलते हैं स्कोटो एक्टिव स्ट्रोमेटा, स्कोटो एक्टिव स्ट्रोमेटा। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, स्ट्रोमेटा की। एक तरह से हमने टाइप्स डिस्कस की। ठीक है, द इमीडिएट कॉज क्या होगा कि स्ट्रोमेटा कैसे खुलते हैं, तो मतलब टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है, जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर फिल हो जाएगा। ठीक है, कैसे फिल होगा ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी की वजह से, वाटर के एंटर होने की वजह से गार्ड सेल्स कैसे हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं। तो टर्जिड होने की वजह से स्ट्रोमेटा ओपन हो जाते हैं। ठीक है, द इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल टुवर्ड्स द पोर और स्ट्रोमेटल इज थिक एंड इलास्टिक। ठीक है, अब देखो, अब इसके लिए हमें इस डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाकर समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस डिस्कस हियर। ओके, यहाँ हम बात करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा। ठीक है, सी मेरे पास में बेटा ये है गार्ड सेल्स, दीज आर गार्ड सेल्स। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है, गार्ड सेल्स। ठीक है, इन गार्ड सेल्स की दिस वॉल, ये जो वॉल है ना, अंदर वाली वॉल, दिस इज थिक एंड इलास्टिक, दिस इज थिक एंड इलास्टिक। ठीक है, ये क्या बना दी मैंने, दिस इज आउटर वॉल, दिस इज आउटर वॉल एंड दिस इज इनर वॉल, दिस इज इनर वॉल। सराउंडिंग कौन से सेल्स है बेटा, सराउंडिंग कौन से सेल्स है, दीज आर सबसिडियरी सेल्स। ठीक है, ये सारे जो हमने बनाए ये क्या है बेटा, सबसिडियरी सेल्स। ठीक है, अब इन गार्ड सेल्स के पास आउटर वॉल है, इनर वॉल है, बाकी क्लोरोप्लास्ट है, एवरीथिंग इज देयर, वो चीज़ हमें पता है। फिलहाल यहाँ पे देखना, यहाँ कुछ माइक्रो सेलुलोज फाइबर्स होते हैं, कुछ सेलुलोज फाइबर्स होते हैं, देयर आर सम सेलुलोज फाइबर्स। ठीक है, दीज आर माइक्रो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, सेलुलोज के बने हुए माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। ठीक है, ओके, अब क्या होगा देखो, जैसे ही वाटर अंदर जाएगा गार्ड सेल्स के अंदर, तो क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल जो गार्ड सेल्स का है, व्हाट विल हैपन टू दैट विल डिक्रीज। गार्ड सेल्स के अंदर वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है ये हमें पता है। वाटर पोटेंशियल मतलब कुछ मिनरल आयंस जब एंटर कर जाते हैं तो वाटर पोटेंशियल ऑफ द गार्ड सेल्स डिक्रीजेस। ठीक है, अब जैसे ही वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा वाटर एंटर करेगा। क्या हुआ देखो, गार्ड सेल्स के अंदर वाटर विल एंटर, वाटर की एंट्री हो जाती है। कैसे हो जाती है, वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल्स इज डिक्रीज्ड।
तो वाटर कहाँ से मूव करेगा, बाहर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। अब ये वाली सारी बातें हम समझ चुके हैं, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, वाटर की एंट्री कैसे होती है, ठीक है। तो दैट इज डिक्रीज, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो है दैट इज डिक्रीज, ठीक है। और बाहर जो है वाटर पोटेंशियल दैट इज हाई। तो वाटर पोटेंशियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, वाटर कहाँ मूव करेगा, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, गार्ड सेल्स के अंदर भर गया है पानी, वाटर हो गया है एंटर, और जैसे ही वाटर एंटर होगा जो गार्ड सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे। टर्जिड मतलब फूल जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक पिचकी हुई सी किशमिश थी, ठीक है। जैसे ही इस किशमिश के अंदर हमने इसको पानी के अंदर रखा, चारों तरफ पानी के अंदर रख दिया, तो ये किशमिश ऐसे फूल जाती है, ठीक है। फूल जाती है तो अंदर जो वाटर है इसकी वॉल्स के ऊपर क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, टर्जिड हो जाती है, टर्गर प्रेशर लगता है। ये बात हमें अब बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये जो किशमिश है, किशमिश विल गेट टर्जिड, राइट। तो किशमिश क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। तो उसी तरह से जो गार्ड सेल्स हैं जब उनके अंदर वाटर एंटर करेगा दैट विल गेट टर्जिड, ठीक है। वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ गार्ड सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से वाटर अंदर एंटर हो जाता है, और आउटर वॉल जो है वो बाहर की तरफ बल्ज कर जाएगी। मतलब देखो सीन ये वाला है, इनके अंदर आ गया बेटा पानी, वाटर आ गया, तो वाटर यहाँ पे देखो प्रेशर लगाएगा आउटर वॉल पे, तो आउटर वॉल क्या हुई, बाहर की तरफ खींचेगी, बाहर की तरफ खींचेगी, और ये जो अंदर वाली वॉल है, अंदर वाली जो वॉल है ये भी खींचेगी, ठीक है। तो ये जो अंदर वाली वॉल है ये एक तरह से क्रिसेंट सी शेप की बन जाएगी, लाइक इस तरह से कर्व सी बनी है, अंदर की तरफ पुल हो रही है। और पुल करने के लिए इसके अंदर रोल किसका आता है, जो सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स है वो हेल्प करते हैं इस वॉल को अंदर की तरफ पुल करने के लिए, ठीक है। देखो ध्यान से, सॉरी ऐड नहीं करनी थी, हाँ ये देखो, तो वाटर की एंट्री हुई, वाटर की एंट्री हुई तो ये वाली जो वॉल के ऊपर वाटर प्रेशर क्रिएट करेगा, वाटर ने प्रेशर क्रिएट किया, तो अब ये वाली जो वॉल थी आउटर वाली ये ऐसे बाहर की तरफ बल्ज हो गई, और ये जो अंदर वाली वॉल है दिस इज इलास्टिक वॉल है, तो ये इस पे भी खिंचाव पड़ेगा, ये बहुत ऐसे अंदर तक खिंच जाएगी, ठीक है। और इस समय रोल कौन प्ले कर रहे हैं, सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स। तो जैसे ही मेरे पास मान लो ये दो गार्ड सेल्स है, ठीक है, अंदर वाली वॉल जैसे ही अंदर स्ट्रेच की तो ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है मतलब ये भी गार्ड सेल है, इसकी भी जो वॉल है वो ऐसे अंदर तक खिंच गई, आउटर वाली वॉल, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ, अब ये जो ओपनिंग थी ना ये ओपनिंग खुल गई। What is this? This is stromata. This is stromata opened stromata है ये। तो ये क्या हुआ, देखो क्या कंडीशन आ जाएगी, चलो वही वाला कलर लेते हैं। हाँ अब देखो क्या कंडीशन आ जाएगी, एक सेकेंड, ये जो वॉल है ये और अंदर की तरफ, ये जो वॉल है ये और अंदर की तरफ पुल हो गई, ऐसे खूब अंदर की तरफ पुल हो गई, ठीक है। और ऐसे ही ये वाली वॉल भी अंदर की तरफ पुल हो गई। तो अब देखो, अब इस स्ट्रोमेटा का जो साइज है, जो ओपनिंग का साइज है वो खुल गया, ठीक है। तो क्या क्या याद रखेंगे, आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, दैट सबसे पहले वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, वाटर अंदर एंटर करेगा, गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे, टर्जिड होके आउटर वॉल बाहर की तरफ बल्ज करेगी तो इनर वॉल को भी अपने साथ साथ खींचेगी, तो इनर वाली वॉल कैसी शेप की हो जाएगी, क्रिसेंट शेप की हो जाएगी। और उसके बाद इसमें रोल कौन प्ले कर रहे हैं, इनर वाली वॉल को अंदर खींचने में, दैट इज सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, ठीक है। और जो स्ट्रेच करेंगे इनर वॉल को अंदर की तरफ, और क्या होगा, स्ट्रोमेटा ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब स्ट्रोमेटा बंद कैसे होते हैं, जो भी चीजें आपने यहाँ पे पढ़ी उन सब का अपोजिट कर दो। वाटर पोटेंशियल गार्ड सेल्स का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, नहीं, गार्ड सेल्स के अंदर वाटर प्रेशर दैट विल इंक्रीज, ठीक है। तो अब क्या होगा, वाटर विल कम आउट फ्रॉम इट्स हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, वाटर विल कम आउट, राइट। ओके, वाटर कम्स आउट,
अब जैसे ही वाटर बाहर आ गया, हमें पता है कि सेल कैसे हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं वाटर के बाहर निकलने की वजह से। किशमिश को अब आप ऐसे काम करो, ड्राई कंडीशन में रख दो, उसमें सारा का सारा पानी जब बाहर आ जाएगा तो ऐसे पिचक जाती है, ठीक है। तो वही गार्ड सेल की हालत होती है। सेल्स कैसे हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे। अंदर वाली वॉल क्योंकि इलास्टिक होती है, क्योंकि अंदर वाली वॉल इलास्टिक है, तो इलास्टिक होकर वो वापस अपनी शेप को रिगेन कर लेगी, और जैसे ही रिगेन कर लेगी स्टोमेटा फिर से क्लोज कर जाएंगे। जो वॉल ऐसे अंदर को स्ट्रेच कर गई थी वो अब वापस अपनी जगह पर आ गई, तो जैसे अपनी जगह पर आएगी, मान लो ये स्टोमेटा थे, ये स्टोमेटा ऐसे क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टोमेटा विल गेट क्लोज्ड। ओके, तो अब क्या कंडीशन है देखो हमारे सामने। अब ये वाली कंडीशन है, इसी डायग्राम से समझो। अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अब हमने क्या किया कि वाटर को, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल दैट इंक्रीज्ड, यहाँ पे अब नेक्स्ट कंडीशन का दो, वाटर लेवल इंक्रीज हो गया, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, ठीक है। मतलब तो वाटर का मूवमेंट अब कहाँ से कहाँ होगा, वाटर का मूवमेंट अब कहाँ से कहाँ होगा, बाहर की तरफ। वाटर कम्स आउट, तो जैसे ही वाटर बाहर आएगा तो ये जो सारी के सारा जो सेल है ये फ्लैसिड हो जाएगा, और ये वाली जो मेम्ब्रेन थी, ये वाली जो मेम्ब्रेन थी ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगी और क्या कर देगी, स्टोमेटा को क्लोज कर देगी, ठीक है। तो वापस क्या हो गया, स्टोमेटा क्लोज हो गए। तो जनरली हमने देखा है कि जो स्टोमेटा है वो दिन के टाइम खुले रहते हैं, रात के टाइम वो बंद रहते हैं। दिन के टाइम जो स्टोमेटा एक्टिव है उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फोटो एक्टिव स्टोमेटा, और जो रात के टाइम एक्टिव है उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, ठीक है। चलो देखो सिंपल, व्हेन टर्जिडिटी इंक्रीजेस विद इन द टू गार्ड सेल्स, वही सेम बात एनसीईआरटी बोल रही है, फ्लैंकिंग ईच स्टोमेटल अपर्चर और पोर, the thin outer wall bulges out, and that force the inner walls into a crescent shape। inner wall कैसी बन जाएगी, crescent shape की। देखो ये बेटा हमने लीफ के अंडर सरफेस हमने स्टोमेटा देखे माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है। these are stomata, तो कुछ ऐसी सी इनकी शेप we can see it। इनके अंदर देखो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, ये क्या है, सारे माइक्रोफाइब्रिल्स हैं। ये गार्ड सेल्स और स्टोमेटल अपर्चर है। तो माइक्रोफाइब्रिल्स जब वाटर फिल हो जाएगा, टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, माइक्रोफाइब्रिल्स आउटर वॉल को स्ट्रेच करेंगे, तो इनर वाली वॉल भी अंदर की तरफ स्ट्रेच होगी। जैसे ही इनर वाली वॉल स्ट्रेच होगी तो स्टोमेटल ओपनिंग क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमा भी बोलते हैं बेटा, इसको स्टोमा भी बोलते हैं, इज एडेड due to the orientation of the microfibrils in the cell wall of the guard cells। गार्ड सेल्स के अंदर ये जो अरेंजमेंट है ना सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स का, ये अरेंजमेंट ऐसा है जिसकी वजह से जो वॉल है वो बाहर की तरफ पुश हो जाती है, ठीक है। सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर ओरिएंटेड रेडियली rather than longitudinally। आप देखो ना, हमने जब डायग्राम बनाया अभी, तो हमने क्या बनाया इसमें, These are arranged radially। ये रेडियल अरेंजमेंट है बेटा, दिस इज द रेडियल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स, दिस इज द रेडियल अरेंजमेंट, नॉट द लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट। लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट नहीं है ये, लॉन्गिट्यूडिनल होता तो फिर शायद ऐसे नहीं स्ट्रेच करते, वो नीचे की तरफ स्ट्रेच होते, ठीक है। ओके, rather than longitudinal, making it easier for the stomata to open। जब गार्ड सेल वाटर लूज कर देंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, टर्जिडिटी अपनी लूज करने के बाद ड्यू टू वाटर लॉस और वाटर स्ट्रेस, जो इलास्टिक इनर मेम्ब्रेन है दैट विल रिगेन देयर ओरिजिनल शेप, और गार्ड सेल्स क्या बन जाएंगे, फ्लैसिड बन जाएंगे, और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक हमें ये क्लियर है कि जो ट्रांसपीरेशन है थ्रू स्टोमेटा, हाउ डज इट अकर्स, कैसे होता है ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ओके, यूजुअली हमने बात की हुई है कि डाइकोट लीफ के अंदर दैट इज डोर्सल वेंट्रल लीफ, ये चीज़ हम एनाटॉमी के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। एनाटॉमी में हमने पढ़ा था कि डोर्सी वेंट्रल लीफ, जिसको हम डाइकोट लीफ से बोलते हैं, उनकी जो नंबर ऑफ स्टोमेटा आर ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू आइसोबाइलेटरल लीफ, दे आर अबाउट इक्वल ऑन बोथ द सरफेस, ठीक है। लोअर सरफेस डाइकोट के अंदर लोअर सरफेस पे होते हैं, क्यों
रीज़न हमने बहुत अच्छे से समझा था, बिकॉज देखो ये कोई चीज़ है डोर्सल और ये वेंट्रल साइड है। डोर्सल साइड के ऊपर सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही है, अगर ऊपर वाली साइड पे स्टोमेटा आ जाएंगे तो वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो बात ये प्लांट बात नहीं चाहता है कि उसका जो वाटर लॉस है वो ज़्यादा हो। आइसोबाइलेटरल लीफ में ये वाली साइड इक्वली एक्सपोज टू सन, है ना। तो जब इक्वली एक्सपोज्ड है तो नंबर ऑफ स्टोमेटा भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये बात हमें याद रखनी है। डाइकोट लीफ में ऑन द लोअर साइड ऑफ लीफ स्टोमेटा आर मोर इन नंबर, वेयर एज इन आइसोबाइलेटरल लीफ द स्टोमेटा आर इक्वल इन नंबर। ठीक है, तो आपके सामने एक कट सेक्शन है। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट द मोनोकोट लीफ का कट सेक्शन और डाइकोट लीफ का कट सेक्शन। देखो ये जब हम कट सेक्शन लेते हैं हमें पता है क्यूटिकल है, अपर एपिडर्मिस, पैलिसेड, ये जो लॉन्गिट्यूडनल ये जो पेरेन्काइमा दैट इज पैलिसेड पेरेन्काइमा। ठीक है, अंदर सारे क्या है, दीज आर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा जो लूजली अरेंज्ड है, और बीच में क्या है, सारे वेस्कुलर बंडल्स है। तो प्रोटोजाइलम पहले बनने वाला, मेटाजाइलम मैच्योर वाला, देन फ्लोएम, और स्टोमेटा के अराउंड हमने ये पढ़ा था देयर आर सब स्टोमेटल कैविटी। स्टोमेटा के अराउंड देयर इज सम कैविटी दैट इज नोन एज सब स्टोमेटल कैविटी, एयर कैविटी फिल है इसके अंदर। ठीक है, स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस, ये स्टोमेटा कहाँ दिखे हमें, लोअर एपिडर्मिस में। ये बात हमारे समझने वाली है। ओके, इन मोनोकोट लीफ के अंदर लोअर एपिडर्मिस में भी आपको स्टोमेटा मिलेंगे, आपको अपर एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा मिलेंगे, बिकॉज जो सन को एक्सपोजर है बोथ साइड्स का दैट इज इक्वल, बट डॉर्सल और वेंट्रल डाइकोट लीफ के अंदर जो ऊपर की तरफ सन रेज ज़्यादा सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आई होप हमें सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं, राइट। चलो अब आगे आओ। ट्रांसपीरेशन इज अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस लॉस को, जो लॉस मतलब जो वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है उसको इफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो स्टोमेटा दे ओपन, है ना। जनरली देखा गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस में स्टोमेटा क्लोज रहते हैं और उस टाइम पे ट्रांसपीरेशन नहीं होता। तो एक्सटर्नल फैक्टर में तो वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग ही किसको इफेक्ट कर रही है, ट्रांसपीरेशन को। तो ट्रांसपीरेशन को इफेक्ट करने वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं, दैट इज टेम्परेचर, दैट इज लाइट। लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है बेटा, लाइट, ब्लू और रेड लाइट जब प्रेजेंट है देन स्टोमेटा आर मोर एक्टिव। जनरली ब्लू लाइट के अंदर ज़्यादा वर्क करते हैं। ठीक है, तो जब लाइट के कारण क्या होगा, लाइट की वजह से क्या होगा, स्टोमेटा ओपन एंड ट्रांसपीरेशन इफेक्ट होगा। और ऐसे ही विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी, जितना बार मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा है फिर उतना ट्रांसपीरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमिड वेदर इफेक्ट्स ट्रांसपीरेशन, राइट। ओके, विंड की स्पीड भी इफेक्ट करती है। प्लांट फैक्टर दैट इफेक्ट ट्रांसपीरेशन क्या इंक्लूड करते हैं, द नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा, वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, और उसकी कैनोपी की स्ट्रक्चर कैसी है। ठीक है, तो देखो सन की रेज डायरेक्ट पड़ेंगी तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, रेनी सीजन में ट्रांसपीरेशन कम होगा। जितने नंबर ऑफ स्टोमेटा ओपन है ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा, क्लोज होंगे तो नहीं होगा। ठीक है, कैनोपी क्या चारों तरफ से, मतलब ये जो अरेंजमेंट है ट्रीज का वो किस तरह से है, ऑल दीज थिंग्स दे अफेक्ट द ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, चलो आगे देखो। हाँ, द ट्रांसपीरेशन, चलो एक बार ट्रांसपीरेशन को समझने से पहले हम एक बार ये देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मतलब ट्रांसपीरेशन को इफेक्ट कौन करेगा। एक बार हम देखो, हार्मोन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यहाँ लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को इफेक्ट करते हैं, और अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज अफेक्टेड दैट मीन्स ट्रांसपीरेशन इज ऑल्सो अफेक्टेड। तो उनमें कुछ नाम आता है बेटा हार्मोन्स का। एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन है वो स्टोमेटा की ओपनिंग, दैट उस कंडीशन में स्टोमेटा ओपन रहेंगे। साइटोकाइनिन में स्टोमेटा क्लोज रहेंगे। लाइट, टेम्परेचर,
कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, हाँ इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन लीफ के अंदर ज़्यादा है और लीफ को और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, उस कंडीशन में लीफ क्या करेगा, अपने स्टोमेटा को क्लोज रखेगा। तो यहाँ लिखेंगे हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, देन स्टोमेटा आर क्लोज्ड, स्टोमेटा आर क्लोज्ड। ठीक है। केमिकल्स, कुछ वीडिसाइड्स, एंटी ट्रांसपेरेंट्स, ये जो सब चीज़ें हैं ये भी स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को इफेक्ट करती हैं। ठीक है। तो चलो अब तक हमने ये समझा कि जो ट्रांसपिरेशन है, लॉस ऑफ वाटर है, दैट इज थ्रू दिस स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीफ। ये वाली बात हमने समझ ली। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। हम तो डिस्कस कर रहे थे एसिड ऑफ सैप को, कि पानी कैसे ऊपर चढ़ता है, वाटर और मिनरल्स किस तरह से, दैट इज सैप है ना, कैसे वो प्लांट के रूट से होता हुआ, रूट से स्टार्ट होकर प्लांट के टॉप मोस्ट पार्ट तक पहुंचता है। तो उसके अंदर ये जो लॉस ऑफ वाटर हुआ ना बेटा, ये जो ट्रांसपिरेशन हुआ, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस पानी को ऊपर चढ़ाने में। देखा जाए तो वाटर का लॉस हो रहा है। तो हमने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर वाटर का लॉस ही होना था तो ये वाटर एब्जॉर्ब ही क्यों हुआ। ठीक है। तो इसका आंसर ये है, अगर ये लॉस नहीं हो, अगर ये ट्रांसपिरेशन नहीं हो तो क्या होगा, वाटर रूट से ऊपर पुल नहीं हो सकता। उसके लिए हमें क्या चाहिए, दिस ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स आ ट्रांसपिरेशन पुल, जिसकी वजह से वाटर इज पुल्ड अपवर्ड। ठीक है। तो यही हम बात समझेंगे, दैट transpiration driven ascent of xylem sap depends mainly on the following physical properties of water। अब बड़ी ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ फोर्सेस लगती हैं। हमने ये समझा हुआ है कि प्लांट के मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, उनके बीच में आपस में एक अट्रैक्शन होता है और जिसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कोहिजन। ठीक है। चलो हम अभी बात करेंगे एक बार हाउ द ट्रांसपिरेशन पुल इज जनरेटेड। ठीक है। हाउ द ट्रांसपिरेशन पुल इज जनरेटेड। ओके, नाउ सी, मेरे पास मान लो ये एक लीफ है। ठीक है। आई हैव दिस लीफ, और इस लीफ के लोअर साइड पर मेरे पास है स्टोमेटा। ठीक है। ओके, अब इस लीफ के अंदर क्या हो रहा है बेटा, वाटर का एवेपोरेशन, वाटर का लॉस होगा। और यहाँ से हमने देखा था कि वाटर ऊपर राइज करता है, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या बनता है, पूरी एक चेन बन जाती है। वाटर मॉलिक्यूल्स की पूरी एक चेन बन जाती है, किसके थ्रू, जाइलम वेसल्स के थ्रू। ये जो मैं बना रही हूँ, ये क्या बना रही हूँ, दिस आई एम मेकिंग जाइलम वेसल्स। देखो एक बार ध्यान से, ये मान लो मैंने जाइलम वेसल बनाई। ठीक है। स्टेम की जाइलम वेसल्स कहाँ से अटैच है, इसके लीफ के जाइलम वेसल्स के था, लीफ के जाइलम वेसल के साथ। और यहाँ पे कौन से सेल्स हैं, यहाँ पे वो मीजोफिल सेल्स है। ठीक है। तो यहाँ पे मीजोफिल सेल्स है और ये अराउंड जो खाली स्पेस है, दिस इज सबस्ट्रोमेटल कैविटी है। राइट। अब देखो, जो वाटर मॉलिक्यूल है उनकी एक पूरी की पूरी चेन बनी हुई है, मतलब वाटर कॉलम जनरेट होता है, वाटर कॉलम जनरेट होता है। राइट। ये वाटर कॉलम यहाँ से देखो, इसको हम लिखेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल्स या कॉलम, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में क्या है, जॉइंट है। दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, दीज आर जॉइंट, और इसको बोलते हैं ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेंथ, ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ये बात हमने हमारी प्रीवियस डिस्कशन के अंदर भी डिस्कस की थी। तो अब देखो, जाइलम वेसल के थ्रू वाटर ऊपर राइज किया, एक पूरा का पूरा चेन बनी हुई है वाटर कॉलम की, और इस वाटर कॉलम की चेन के लिए 3 फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि पहली फोर्स है हमारे पास कोहिजन, पहली फोर्स क्या है हमारे पास, कोहिजन, देन है एडिशन, और देन है हमारे पास सरफेस टेंशन, देन है हमारे पास
सरफेस टेंशन। ठीक है, व्हाट इज कोहेजन? व्हाट इज कोहेजन? कोहेजन का मतलब ये हुआ, मान लो मेरे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, चलो इसको यहाँ नहीं, मेरे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, दो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइंट है, आपस में अटैच्ड है ड्यू टू कोहेजन। कोहेजन, ठीक है, तो मतलब फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, फोर्स बिटवीन सेम वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है दैट इज कोहेजन। ठीक है, अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो जाइलम वेसल्स के साथ अटैच है, मान लो मैंने ये एक बीकर लिया, बीकर के अंदर वाटर मैंने ऐड कर दिया, अब वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स बीकर की वॉल्स के साथ भी अटैच्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन। जैसे कि फेविकोल है, फेविकोल इज एडहेसिव, किसी भी चीज को दूसरी चीज के साथ चिपकाने के काम आता है। द फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड द वॉल ऑफ वेसल, दैट इज कौन सी फोर्स है, दैट इज एडिशन। ठीक है, दैट इज एडिशन। तो वाटर मॉलिक्यूल जाइलम वेसल के साथ अटैच्ड है बाय एडिशन, आपस में अटैच्ड है कोहेजन। तो कोहेजन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल दे आर अरेंज्ड इन चेन। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है दैट इज कोहेजन। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम वेसल्स के बीच में जो फोर्स है दैट इज एडिशन। एंड व्हाट इज सरफेस टेंशन? व्हाट इज सरफेस टेंशन? देखो, सरफेस टेंशन को समझने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, फॉर एग्जांपल ये वाटर मॉलिक्यूल, ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर चारों तरफ से देखो फोर्स लग रही है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। बट अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूँ तो इसके ऊपर यहाँ से फोर्स लग रही है, यहाँ से लग रही है, यहाँ से लग रही है, बट यहाँ से नहीं लग रही। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ पुल्ड होते हैं। तो ये है बेटा तीन फोर्सेस, कौन कौन सी, कोहेजन, एडिशन और सरफेस टेंशन। कोहेजन, एडिशन एंड सरफेस टेंशन। कोहेजन क्या है, सेम वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, एडिशन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल और वॉल ऑफ जाइलम वेसल्स, और सरफेस टेंशन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड इनसाइड, राइट। ओके, अब देखो ये वाटर कॉलम बन चुका है हमारे पास। वाटर का कहाँ से शुरू हुआ था, स्टेम के पार्ट से, रूट से वाटर एब्जॉर्ब हुआ। रूट प्रेशर थ्योरी हमने जब समझी थी, शॉर्ट डिस्टेंस है तो वाटर ऊपर मूव कर जाता है, उसके बाद कंटिन्यूस वाटर का एक कॉलम बनता है, और यहाँ से वाटर आकर ये जो इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस के बीच में, एक सेकेंड, इंटरसेलुलर स्पेसिस के बीच में अब ये वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड, इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में ये यहाँ आ जाएगा, सेल्स के जितने बीच में स्पेसिस, यहाँ से आता हुआ ये यहाँ स्ट्रोमेटा के पास आता है, और यहीं पे वाटर कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में, और यहाँ से वाटर का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैसियस वेपर। ठीक है, अब ये जो वाटर का लॉस हुआ, ये जो वाटर का लॉस हुआ, अब इसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ से, और यहाँ से पुल आएगा, है ना, यहाँ से फिर पुल आएगा। ये जो वाटर का लॉस हुआ तो ये वाला जो वाटर था अब इसने ये वाली जगह ले ली, यहाँ से पानी आता जा रहा है, यहाँ से पानी आता जा रहा है, इंटरसेलुलर स्पेसिस के बीच में स्प्रेड होता जा रहा है, मतलब फैल रहा है जहाँ जहाँ उसको स्पेस मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से लिक्विड फॉर्म में आते आते यहाँ पे जाके सबस्ट्रोमेटल कैविटी में व्हेन एयर मूव्स, तो ये वाला जो पानी है वो यहाँ पे आके अपनी जगह लेता है, किसको रिप्लेस करने के लिए, ये जो वाटर लॉस हुआ। जैसे ये वाटर लॉस होगा यहाँ पे दूसरा और वाटर मॉलिक्यूल्स के वेपर्स आ जाएंगे, और वो क्या क्रिएट कर देंगे, एक पुल क्रिएट कर देंगे। क्या क्रिएट कर देंगे, पुल क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ से वाटर स्टेम से, फिर लीफ में, फिर स्ट्रोमेटा से होता हुआ वाटर इज लॉस्ट। ठीक है, तो इस तरह से वाटर का एक कॉलम मेंटेन होता है, और वाटर का क्या होता जा रहा है, ट्रांसपिरेशन होता जा रहा है, दैट इज एवापोरेशन होता जा रहा है, राइट। चलो, नाउ सी, यस, ओके, कम हियर। देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है, कोहेजन। कोहेजन क्या है बेटा, अब आप अच्छे समझ चुके हो। कोहेजन क्या है, द म्यूचुअल अट्रैक्शन है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओके। एडिशन क्या है, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेस सच एज द सरफेस ऑफ ट्रैक्यूरी एलिमेंट्स, मतलब जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स की वॉल, यहाँ लिख लो, वॉल ऑफ
जाइलम वेसल, वॉल ऑफ जाइलम वेसल, ठीक है। और सरफेस टेंशन क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज more than to in the gaseous phase, more than to in the gaseous phase. These properties कौन सी? cohesion, adhesion and surface tension, they give water molecule a high tensile strength. आपस में water molecule जुड़े हुए हैं, tensile strength generate होती है जिसकी वजह से water column is maintained. Tensile strength, that is an ability to resist a pulling force, and high capillarity, थिन ट्यूब्स के थ्रू वाटर जो राइज कर रहा है दैट इज बाय कैपिलरी एक्शन, ठीक है। जैसे ही टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी इट रेजिस्ट द पुलिंग एंड कैपिलैरिटी हाई हो जाएगी, दैट इज एबिलिटी वाटर की राइज करने की इन थिन ट्यूब्स। कैपिलरी ट्यूब में हमने समझा था व्हाट इज कैपिलरी एक्शन। कॉटन का जो रुई की जो हम बत्ती बनाते हैं, जब दिया जलाते हैं, उसके अंदर जो ऑयल होता है दैट इज टेकन अपवर्ड साइड, ऊपर आएगा तभी वो कॉटन की बत्ती चलती है, ठीक है। या हम जो स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक को खींचते हैं, पुल करते हैं, दैट इज कैपिलरी एक्शन। तो थिन ट्यूब से वाटर की राइज करने की एबिलिटी। प्लांट्स के अंदर कैपिलैरिटी इज एडेड बाय द स्मॉल डायमीटर ऑफ द ट्रैकेरी एलिमेंट। तो जो जाइलम वेसल्स हैं दे आर ऑफ द वेरी नैरो डायामीटर, ठीक है। तो उस नैरो डायामीटर की वजह से देयर अकर्स द कैपिलरी एक्शन। तो उस कैपिलरी ट्रैकेट्स एंड वेसल्स एलिमेंट्स की वजह से कैपिलरी एक्शन जनरेट होता है जिसकी वजह से वाटर इज पुल्ड अपसाइड। और इस काम में कौन सी 3 फोर्सेस हेल्प करती हैं? कोहिजन, एडिशन एंड सरफेस टेंशन। तो वो जो वाटर कॉलम में बनेगा, वाटर कॉलम से जाइलम वेसल से होता हुआ वाटर आ गया लीफ के सेल्स के पास, और वहाँ से फिर स्टोमेटा की ओपनिंग के थ्रू क्या होगा? वाटर इज लॉस्ट। अच्छा, अब एक बात को और ध्यान से सुनना मेरी, अब एक बात को और सुनना, एक सेकेंड। हाँ, अब देखो, अब आप बोलोगे कि सिर्फ स्टोमेटा से ही क्यों वाटर लॉस हो रहा है? हम चाहते हैं कि एक ऐसा नैरो सा पैसेज बने जिसके थ्रू वाटर का लॉस हो जाए, और इसीलिए प्लांट ने अपने चारों तरफ एक थिक क्यूटिकल की कवरिंग बना रखी है। क्या बना रखी है? थिक क्यूटिकल कवरिंग, ठीक है। ये मैं क्या बना रही हूँ? दिस इज क्यूटिकल। तो इसीलिए क्यूटिकल इज अ वैक्सी कवरिंग, जिसकी वजह से वाटर इवेपोरेट यहाँ से हो नहीं पाएगा। वाटर कहाँ से इवेपोरेट होगा? स्टोमेटल ओपनिंग से, और स्टोमेटल ओपनिंग से जब वाटर का इवेपोरेशन होगा, मतलब कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर कॉलम मेंटेन होगा, और सिर्फ यहीं से वाटर का लॉस होगा। कहाँ से? स्टोमेटल ओपनिंग से, राइट। तो इस तरह से ट्रांसपिरेशन अकर्स। हाउ स्ट्रॉन्ग वाटर कॉलम इज? इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये ड्यू टू दिस कोहेसिव फोर्सेस। ओके, देन आ जाओ। आई होप यहाँ तक हमें चीज़ें क्लियर हैं। ओके, अब देखो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अभी वाटर ऊपर चढ़ा ही क्यों था? बिकॉज फोटोसिंथेसिस के अंदर हमें क्या चाहिए? वाटर चाहिए, ठीक है। द सिस्टम ऑफ जाइलम वेसल्स फ्रॉम द रूट टू द लीफ वेन। अब भाई एक जो ट्यूब है, एक जो नलका है, जो पाइप है, वो रूट से शुरू हो रही है और लीफ तक जा रही है, ठीक है। दैट कैन सप्लाई द नीडेड वाटर, और उसके अंदर वाटर कैसे चढ़ रहे? थ्रू कैपिलरी एक्शन। बट व्हाट फोर्स डज अ प्लांट यूज टू मूव वाटर मॉलिक्यूल इनटू द लीफ? लीफ के अंदर वाटर मॉलिक्यूल कैसे मूव किए जाते हैं? तो पेरेंकाइमा इनटू द लीफ पेरेंकाइमा सेल्स वेयर दे आर नीडेड, ठीक है। तो ये जाइलम की सेल वॉल है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है जाइलम वेसल्स के साथ, दैट इज एडिशन। वाटर मॉलिक्यूल्स के आपस के अंदर जो मूवमेंट है दैट इज कोहेजन, और ये जाइलम सेल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो कैसे ये पूरा मूवमेंट होता है, राइट। हमने क्या समझा? ये देखो, ये है जाइलम, किसका? लीफ का जाइलम। तो लीफ के जाइलम से लिक्विड फॉर्म में वाटर, यहाँ से लिक्विड फॉर्म में वाटर सारे मेसोफिल सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेसिस सबसे होता हुआ कहाँ पहुँचता है बेटा? ये पहुँच गया यहाँ पे सबस्ट्रोमेटल कैविटी के पास। ये क्या है? सबस्ट्रोमेटल कैविटी के पास, ठीक है। और ये क्या है? दिस इज ऑल्सो सबस्ट्रोमेटल कैविटी। यहाँ पे जैसे एयर मूव करेगी, ये क्या है? गार्ड सेल्स हैं। तो यहाँ से जब वाटर लिक्विड यहाँ आके कन्वर्ट हो जाता है गैशियस फॉर्म में। गैशियस फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट होगा, बिकॉज एयर कैविटी है स्टोमेटा के अराउंड, जैसे एयर मूव करेगी वो वाटर क्या होगा? यहाँ स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू इट इज लॉस्ट आउट। तो जैसे ही वो लॉस्ट हो जाएगा तो उसकी जगह को रिप्लेस करने के लिए और वाटर आएगा।
तो लीफ के सेल्स के अंदर ही वाटर लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है और वही वाटर स्ट्रोमेटल ओपनिंग के थ्रू क्या करता है, मूव कर जाता है। तो जाइलम वेसल से आएगा, मेसोफिल सेल से होता हुआ स्ट्रोमेटल पोर के थ्रू वाटर इज मूव्ड आउट। तो वाटर के बाहर मूव करने का प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज ट्रांसपीरेशन। ओके, एज वाटर इवेपोरेट्स, जैसे ही वाटर का इवेपोरेशन हुआ स्ट्रोमेटा के थ्रू, क्यों, तो क्या हुआ, थिन फिल्म ऑफ वाटर ओवर द सेल्स इज कंटिन्यूस। सेल्स के इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में पानी है, थिन फिल्म वाटर की बन चुकी है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट करती है, वो पुल क्रिएट करती है। ठीक है, पुलिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल इनटू द लीफ फ्रॉम द जाइलम। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमोस्फियर, बाहर कंसंट्रेशन कम है, अंदर पानी ज्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एज कंपेयर टू द सबस्ट्रोमेटल कैविटी एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस, वाटर डिफ्यूजेस इनटू द सराउंडिंग एयर। दिस क्रिएट्स अ पुल। जब ये पुल जनरेट होगा, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपीरेशन पुल। तो ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से दिस वाटर कॉलम इज maintained. Okay, measurement reveal that the forces generated by transpiration can create pressure sufficient to lift a xylem-sized column of water over 130 मीटर हाइट तक वाटर को खींचा जा सकता है थ्रू xylem like vessels with the help of this transpiration pull. ठीक है, ओके, नाउ सी, हाँ, ट्रांसपीरेशन कि अब देखो एडवांटेज क्या है, क्या क्या पर्पसेस है इस ट्रांसपीरेशन के। देखो एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। इट क्रिएट्स द ट्रांसपीरेशन पुल फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट। ट्रांसपीरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट मिनरल, बेटा फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एंड वाटर। मिनरल्स कहाँ जाएंगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन द प्लांट। इट सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए पानी सप्लाई कर रहा है। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट्स मिनरल, यहाँ से क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ, यहाँ लिखो वाटर बेटा, यहाँ लिखो वाटर, एनसीईआरटी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाटर, एंड यहाँ क्या है आपका, मिनरल। तो मिनरल का भी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सॉइल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट कूल्स, कूलेंट का काम करता है। जैसे हमें पता है कि वाटर का लॉस होगा, दैट विल क्रिएट अ कूलिंग इफेक्ट 10 to 15 डिग्री तक बाय इवेपोरेटिव कूलिंग। ठीक है, इट मेंटेन्स द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बाय कीपिंग द सेल्स टर्जिड। टर्जिड रहेंगे तो अपनी शेप में भी रहेंगे, राइट। ये हुए एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तब आ जाओ कैसे ट्रांसपीरेशन और फोटोसिंथेसिस के साथ, मतलब ट्रांसपीरेशन क्यों हो रहा है। बेसिकली वाटर तो फोटोसिंथेसिस के लिए सिर्फ प्लांट 1% ही यूज़ करता है, बाकी सारा का सारा पानी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है इन द एटमोसफियर। तो ये एक तरह से कॉम्प्रोमाइज है। देखो, एन एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट हैज़ एन इनसेटिबल नीड फॉर वाटर, कभी ना बुझने वाली प्यास, that is insatiable need of water. Photosynthesis is limited by available water, which can be swiftly depleted by transpiration. पानी तो आ रहा है, बट वो पानी बहुत तेजी से उड़ भी रहा है, तो जिसकी वजह से प्लांट की जो नीड फॉर वाटर है दैट इज ऑलवेज कभी ना बुझती है, दैट इज इनसेटेबल, कभी सेटिस्फाइड नहीं होता प्लांट इस वाटर से। द ह्यूमिडिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट, तो अभी वाटर लॉस होकर कहाँ जा रहा है, बाहर एटमॉस्फेयर में। तो ह्यूमिडिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट इज लार्जली ड्यू टू दिस वास्ट साइक्लिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द सॉइल, जिसकी वजह से क्या होगी, देखो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज हुआ, ट्रांसपीरेशन वाटर वेपर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर का लॉस हो गया, एटमॉस्फेयर में क्या बढ़ गई, ह्यूमिडिटी बढ़ गई, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेन आएगी, रेन आएगी तो फिर से सॉइल को वाटर मिल जाएगा। तो ये साइकिल बेटा चलता रहता है। तो इस साइकिल को चलाने वाला कौन है, ट्रांसपीरेशन। तो एक तरह से ट्रांसपीरेशन इज ए नेसेसरी एविल, बुराई है, पानी लॉस हो रहा है, बट वो पानी ही रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमिडिटी बढ़ाने में, और ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो बारिश आएगी, बारिश आएगी तो सॉइल के अंदर फिर से वो वाला साइकिल शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो द एवोल्यूशन ऑफ द, हाँ अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट किया है ताकि वाटर के लॉस को मिनिमाइज कर सकें। The evolution of the C4 photosynthetic system is probably one of the strategies for maximizing the availability of carbon dioxide
while minimizing the water loss. देखो इस बात को ध्यान से समझना, हम बात करने जा रहे हैं एक बार ट्रांसपिरेशन रेशियो की। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? अच्छा पहले एक बार टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन और देख लो। ट्रांसपिरेशन लीफ से हो सकता है, तो उस ट्रांसपिरेशन को बोलते हैं फोलियर रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकल से भी हो सकता है, दैट इज क्यूटिकल रेस्पिरेशन। स्टेम की बाग से हो सकता है, दैट इज बाग के थ्रू, या कुछ लेंटिसेल्स जैसी ओपनिंग से भी ट्रांसपिरेशन हो सकता है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा ट्रांसपिरेशन रेशियो, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है नीट में और ऑलरेडी एक बार आया भी हुआ है। C3 प्लांट्स ट्रांसपिरेशन रेशियो बेसिकली है क्या? देखो हम ये बोल रहे हैं कि ये मान लो लीफ है, ठीक है, और लीफ के नीचे ये क्या है बेटा? स्टोमेटा है। तो इन स्टोमेटा के थ्रू एक सेकेंड, हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि ये लीफ के स्टोमेटा है। स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लॉस तो हो ही रहा है, बट ओपनिंग है, वाटर के लॉस के साथ साथ इस ओपनिंग से कार्बन डाइऑक्साइड भी एंटर करती है और इसी ओपनिंग से ऑक्सीजन भी बाहर आती है। ठीक है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन रेशियो। H2O का लॉस ओवर कितने कार्बन डाइऑक्साइड एंटर की, दैट इज ट्रांसपिरेशन रेशियो। तो C3 प्लांट्स के अंदर अगर 200 to 400 वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंटर करता है। ठीक है, वहीं अगर हम C4 प्लांट्स की बात करें तो उन्होंने अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज कर रखा है, जैसे कि हमने बात की है बंडल शीट सेल्स की, है ना। तो अरेंजमेंट ऐसा है कि 100 से 200 मॉलिक्यूल अगर लॉस्ट होंगे तब एक कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी। और ऐसे ही कैम प्लांट जीरोफिटिक कंडीशंस में जो रहते हैं ना, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, 50 to 100 वाटर मॉलिक्यूल लॉस से एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है। तो ये सारा क्या है? दिस इज ट्रांसपिरेशन रेशियो। ठीक है, और प्लांट्स ने अपने ऊपर बेटा क्यूटिकल क्यों डेवलप किए हैं? ताकि वो जीरोफिटिक कंडीशन के अंदर इस वाटर लॉस को मिनिमाइज कर सके। ओके, तो C4 plants are twice as efficient as C3 plants in terms of fixing carbon dioxide making sugars. However, a C4 plant loses only half as much of water as a C3 plant for the same amount of carbon dioxide fixed. तो C4 plants के अंदर वो water loss half रह जाता है C3 plants के comparison में, that is कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद आवर टॉपिक of today, and now we are going to start some questions. Try to give the answers of these questions. Questions का आंसर देंगे जल्दी से। The plant factor which affect transpiration are number and distribution of stomata affect करते हैं? Yes करते हैं। क्या number of stomata कितने open है? जितने ज़्यादा open होंगे उतना transpiration ज़्यादा होगा। Water status कैसा है प्लांट का? क्या पानी ज़्यादा है, कम है? That will also decide. तो all of these will be our answer. ठीक है, चलो next question पे आओ। Yes, the force generated by the transpiration creates pressure sufficient to lift a xylem-sized column of water. हमने अभी भी देखा 130 मीटर्स तक। तो आंसर इसका क्या हो गया हमारा? A. Okay, next आ जाओ। Yes, the chief role of transpiration in plants is to cause loss of surplus water, cooling of the plant. It is rapid, ताकि पानी बहुत तेजी से चढ़ सके, that is rapid ascent of sap. तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा C. जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन उतना पानी तेजी से ऊपर प्लांट के पास ऊपर राइज होगा। ठीक है, ओके। Which of the following plants economizes the loss of water? C4 plant बेटा, C4 प्लांट। देखो हमने अभी भी देखा जब हम ट्रांसपिरेशन रेशियो को डिस्कस कर रहे थे, तो जस्ट सी इकोनॉमी किसकी ज़्यादा है? अगर यहाँ पे 200 से 400 मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है वाटर का, तब एक कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है। तो यहाँ पे जस्ट हाफ हो गया, 100 से 200 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रही है। तो इसका मतलब C4 प्लांट के अंदर हमें इन्होंने ट्रांसपिरेशन को इकोनोमाइज किया हुआ है, दैट इज बी आंसर, that is C4 plants. Okay,
Next, if both transpiration and evaporation water is lost in the form of vapor yet they differ because दोनों के अंदर वाटर का लॉस हो रहा है, ट्रांसपिरेशन है इवेपोरेशन है, तो बेटा इनमें फ़र्क क्या है? देखो ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन सिमिलर बट द रेट ऑफ वाटर लॉस डिफर, ठीक है। हमें क्या बताना है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर लॉस इज डिफरेंट इन दैम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसपिरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस, नो इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, और इवेपोरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो आंसर हमारा हो गया डी। हमने बिल्कुल जब हमारी क्लास को स्टार्ट किया तो तभी हमने समझा था कि इवेपोरेशन लिविंग और नॉन लिविंग मतलब किसी भी सरफेस से वाटर लॉस हो सकता है, बट जब हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन की, दैट अकर्स ओनली फ्रॉम द लिविंग सेल। तो इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज़ अ इवेपोरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज ट्रांसपिरेशन, पुल कैसे जनरेट होता है। एंड विद दिस इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।